हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे आरएससीआईटी की। ठीक है दोस्तों, आपकी तैयारी को और बेटर करने के लिए और अच्छी करने के लिए एक और क्लास में लेके आया हूँ आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इसको देखोगे और सारे पर्सन एकदम सही करोगे आप। ठीक है, तो कौन कौन रेडी है आज क्लास देखने के लिए भाई? तो रेडी हो जाइएगा और ये बेटर क्लास है आपके लिए। ठीक है, इस क्लास में मैं काफ़ी हद तक क्वेश्चन लेके आया हूँ। और एक बात और, जो नए बच्चे हैं वो क्लास पूरी देखें, ठीक है, और अच्छी से तैयारी करें। ठीक है, और एक भी पर्सन अब की बार छोड़ के नहीं आना एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा है दोस्तों सामने, और आधे से बच्चों ने इसका मतलब काफी बच्चों ने इसका आंसर भी दे दिया होगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में यदि उपयोगकर्ता लार्ज फाइल जैसे एचडी वीडियो, है ना, डाटाबेस या सिस्टम बैकअप स्टोर करना चाहते हैं या चाहता है, तो किस स्टोरेज डिवाइस को सबसे रिलायबल और हाई कैपेसिटी माना जाता है? कंप्यूटर सिस्टम में यदि कोई उपयोगकर्ता लार्ज फाइल जैसे एचडी वीडियो, डाटाबेस या सिस्टम बैकअप स्टोर करना चाहता है, तो किस स्टोरेज को डिवाइस को सबसे रिलायबल और हाई कैपेसिटी माना जाता है? जैसे मान लो आप किसी एक डिवाइस के अंदर, किसके अंदर दोस्तों, डिवाइस के अंदर एचडी वीडियो, 4K में वीडियो, 2K में, 4K में जो भी वीडियो आप डालना चाहते हो उसके अंदर डाल दीजिए। और सबसे ज्यादा कैपेसिटी किस वीडियो मतलब किस मतलब एक तरीके से ड्राइव की रहेगी, यहाँ पे पेन ड्राइव की रहेगी, एसएसडी की रहेगी, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की रहेगी, या कैश मेमोरी की रहेगी? बताइए दोस्तों किसकी सबसे ज्यादा मतलब रिलायबल और सबसे ज्यादा कैपेसिटी माना जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा, अगर आपके पास है तो जल्दी से दीजिएगा, क्या होगा? पेन ड्राइव होगा, एसएसडी होगा, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होगा, या कैश मेमोरी होगा? दोस्तों इसका रहेगा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब कई बार यहाँ पे पूछा जा सकता है एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो इसका तो क्या जवाब हो जाएगा, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो जाएगा सही जवाब दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एसएसडी का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो इसका नाम होता है दोस्तों सॉलिड, है ना, स्टेट ड्राइव। कई बार पूछ लिया जाता है एसएसडी का पूरा नाम क्या होता है भाई, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, जो मैंने यहां से उठाया अभी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के द्वारा आप एक तरीके से उपयोग करता लार्ज फाइल एचडी वीडियो डाटाबेस सिस्टम बैकअप स्टोर कर सकते हैं आराम से, मतलब किसी भी सिस्टम का बैकअप स्टोर कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। विंडोज 11 में किसी फोल्डर का शॉर्टकट, देखो विंडोज 11 में किसी फोल्डर का शॉर्टकट डेस्कटॉप पर क्रिएट करने का सबसे तेज तरीका कौन सा होता है? मतलब जो आपका विंडोज में एक तरीके से डेस्कटॉप पर, जो मान लो ये डेस्कटॉप है आपका, यहाँ पे कोई भी आप शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होता है? कॉपी पेस्ट करने का होता है, सेंड टू में जाकर के डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट यहाँ पे, या रीनेम करके, या ड्रैग फोल्डर टू स्टार्ट मेन्यू? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा मतलब एक तरीके से आप सेंड टू में जाइए, माउस का राइट क्लिक करो, सेंड टू में जाओ, वहां पे डेस्कटॉप पे जाओ और यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर दो। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, किस किस का सही है भाई दूसरे में बी ऑप्शन? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में बार बार आने वाली लॉन्ग टेक्स्ट लाइन जैसे एड्रेस या सिग्नेचर को ऑटोमेटिकली इंसर्ट करवाना हो तो किस फीचर का उपयोग किया जा सकता है? एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में बार बार आने वाली लॉन्ग टेक्स्ट लाइन जैसे एड्रेस हो गया, सिग्नेचर हो गया, को ऑटोमेटिकली इंसर्ट करवाना चाहते हो तो किस फीचर का उपयोग किया जाएगा? बुकमार्क का, मेल मर्ज का, हेडर फुटर का, या फिर ऑटो टेक्स्ट का? बताइए दोस्तों। तो बार बार अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आप इसमें ऑटो टेक्स्ट का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, ऑटो टेक्स्ट का। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ऑटो टेक्स्ट का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा, एमएस एक्सेल में यदि किसी कॉलम में अलग अलग वैल्यूज हो, एमएस एक्सेल में किसी कॉलम में अगर अलग अलग वैल्यूज हो और यूजर सिर्फ उन्हीं सेल्स का सम करना चाहता है जो एक निश्चित शर्त जैसे कि 1000 से बड़ी हो पूरी पूरी करते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला उपयोग होगा? बताइए दोस्तों। देखो मान लो कि एक कॉलम है, ये सवाल ये पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा। मान लो आपके पास में एक कॉलम है ऐसा एक्सेल में, ठीक है, बना देते हैं कॉलम। ये कुछ सेल बना दी मैंने यहाँ पे, एक सेल ये बन गई, छोटी बन गई, कोई बात नहीं है, एक सेल ये बन गई। ठीक है, और इसमें मैं कुछ डेटा फिल कर देता हूँ। ठीक है, डेटा मैंने कर दिया, यहाँ कर दिया मैंने 5000, यहाँ पे कर दिया मैंने 2000, यहाँ पे कर दिया मैंने 500,
और यहाँ पे कर दिया मैंने 1500। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब आप ये चाहते हो मतलब कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाऊं कि मैं यहाँ पे जो सम करूँ ना भाई इस सेल के अंदर, तो मैं सम करना चाहता हूं कि भाई मुझे है ना उन संख्याओं को जोड़ना है जो 1000 से बड़ी हैं, 1000 से बड़ी है उन संख्याओं को जोड़ना है। अब आप बोलोगे मैं तो लगाऊंगा सम का फॉर्मूला, तो सम का क्या करेगा, सबको जोड़ देगा, मतलब 5000 को भी जोड़ देगा, 2000, 7000, फिर 500 को भी जोड़ देगा जो कि 1000 से छोटी है, उसको भी जोड़ देगा, 1500 को भी जोड़ देगा। लेकिन आपका शर्त क्या बोल रहा है कि 1000 से बड़ी वाली संख्याओं को जोड़नी है आपको। तो यहाँ पे कौन सा आप लगाओगे दोस्तों, सम का लगाओगे, सम प्रोडक्ट का लगाओगे, काउंट का लगाओगे या सम इफ का लगाओगे। ठीक है दोस्तों, बात करें यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाऊंगा ना मैं, तो ये 500 को भी जोड़ेगा साथ साथ में जो कि 1000 से छोटी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अब ये कंडीशन है और कंडीशन जब भी आ जाए तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सम के साथ कंडीशन है तो आएगा दोस्तों सम इफ का फॉर्मूला। किसका आएगा दोस्तों, सम इफ का फॉर्मूला हम लगाएंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें कंडीशन लगा देंगे भाई 1000 से बड़ी कोई आपको ऐड करना है। ठीक है, सम का आता है संख्याओं को जोड़ने के लिए, कोई कंडीशन नहीं होती, सिर्फ संख्या हम क्या कर सकते हैं, जोड़ने के लिए। सम प्रोडक्ट आता है एक तरीके से, क्या काम आता है सम प्रोडक्ट, जब आपको कोई दो रो का आपस में डाटा को कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तब ये काम आता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये जोड़ और गुणा दोनों साथ साथ में करता है। क्लियर यहां तक का। काउंट क्या करता है दोस्तों, संख्याओं को गिनने का काम करता है और ये सिर्फ नंबर को गिनने की कोशिश करता है और कुछ नहीं गिनेगा। जैसे मान लो इसमें लगाऊंगा ना मैं, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4, 4 संख्या है तो यहाँ पे आउटपुट 4 आ जाएगा काउंट के फॉर्मूले से। ठीक है, तो सवाल पूछ रहा है हमारे से हमसे कि अलग अलग प्रकार की वैल्यूज हो और सिर्फ उन्हीं सेल को सम करना हो जो 1000 मतलब ये कंडीशन पूरी करती हो। तो भाई उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, सम इफ का उपयोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि सम इफ का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो क्या काम आता है, शर्तों के आधार पर जोड़ने के लिए काम आता है। ठीक है, शर्तों के आधार पर जोड़ने के लिए काम आएगा। ठीक है, इससे संबंधित मैं कुछ बता देता हूं आपको। जैसे मान लो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं दोस्तों कि मान लो एक फॉर्मूला है सम का, क्या है दोस्तों, सम का है। यहां पे आ जाएगा एक तरीके से सम हो गया, एक हो गया दोस्तों सम के बाद में यहाँ पे मैं 1 मिनट इसको हटा देता हूँ, मैंने गलत लिख दिया इस जगह, ऐसे नहीं। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको। एक सम का लिख दिया मैंने, एक लिख दिया दोस्तों काउंट का। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे ये तो क्या काम आता है, जोड़ने के लिए काम आता है, ज्यादातर पूछे जाते हैं आपसे ये। ठीक है, और एक होता है मान लो एवरेज का, ये भी लिख लो आप, AVERAGE, एवरेज का फंक्शन भी आप लिख लो साथ साथ में, जोड़ने के लिए काम आता है। ये आता है दोस्तों संख्या गिनने के लिए, किसके लिए दोस्तों, संख्या गिनने के लिए काम आता है, गिनने के लिए। ओके, और ये क्या आता है, औसत निकालने के लिए काम आता है, किसके लिए दोस्तों, औसत के लिए काम आता है। लेकिन अगर मान लो इन्हीं फंक्शंस के आगे अगर मैं लगा देता हूं यहाँ पे SUM सम इफ, तो ये क्या करेगा, शर्तों के आधार पर जोड़ेगा, शर्तों के आधार पर जोड़ेगा। लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बन सकता है यहां से। ठीक है, शर्तों के आधार पर जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, ओके, और काउंट के साथ में इफ लगा देता हूं मैं, जैसे काउंट तो पहले का ही था भाई, लेकिन मैं यहां पे इफ और जोड़ देता हूं साथ साथ में, तो ये क्या करेगा, शर्तों के आधार पर, शर्तों के आधार पर गिनेगा। ठीक है, गिनने का काम करेगा। एवरेज क्या काम करेगा दोस्तों, एवरेज में लगा देता हूं एवरेज इफ, AVERAGE, एवरेज इफ लगा देता हूं मैं, तो ये क्या करेगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ आप मैंने 2 को बता दिया, तीसरे का आप बताओ जल्दी से कि एवरेज इफ क्या करेगा भाई। ठीक है, एवरेज औसत निकालेगा, तो एवरेज इफ क्या करेगा, जल्दी से मुझे बताइए क्या शर्त पूरी करेगा, ओहो बताइए जल्दी से। तो 4% पूरे हो चुके हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। ध्यान रखना, सिर्फ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ऑप्शन समझाया वो भी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। अब चलते हैं दोस्तों 5वें प्रश्न की और 5वां प्रश्न है MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान, किसके दौरान दोस्तों, स्लाइड शो के दौरान प्रेजेंटर नोट्स सिर्फ प्रेजेंटर को दिखते हैं और ऑडियंस स्क्रीन पर नहीं, इसके लिए कौन सा मोड उपयोग होता है, बताइए दोस्तों। स्लाइड सॉर्टर मोड उपयोग होता है या रीडिंग व्यू होता है, प्रेजेंटेड व्यू होता है या फिर आउटलाइन व्यू होता है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान प्रेजेंटर नोट्स सिर्फ प्रेजेंटर को दिखते हैं और ऑडियंस स्क्रीन पर नहीं, इसके लिए कौन सा मोड उपयोग होता है, बताइए दोस्तों। अगर आपने MS वर्ड पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं दोस्तों। इसका जवाब होगा प्रेजेंटर व्यू। क्या होगा दोस्तों, प्रेजेंटर व्यू होगा, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है हमारे
सामने कि इंटरनेट ब्राउजिंग के दौरान यदि किसी वेबसाइट में पैडलॉक आइकन दिखाई देता है तो इसका क्या संकेत होता है। मतलब एक ऐसा आइकन जो आपको दिखाई देता है, इसका क्या संकेत होता है भाई। अनसेफ कनेक्शन, पॉप अप ब्लॉक्ड, या फिर इनक्रिप्टेड HTTPS कनेक्शंस, या फिर ऑफलाइन मोड। दोस्तों यहाँ पे आएगा इनक्रिप्टेड HTTPS कनेक्शंस। सी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई सी ऑप्शन, यहाँ पे सी ऑप्शन होगा इसमें। अब चलते हैं आज के 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है दोस्तों, ईमेल में कई लोगों को एक ही मैसेज भेजना हो। ईमेल में कई लोगों को एक ही मैसेज भेजना हो और सभी जो प्राप्त करता है कि ईमेल आईडी छिपी रहनी चाहिए, तो कौन सा फील्ड उपयोग होगा। बताइए दोस्तों। मतलब आप किसी को एक तरीके से मैसेज भेजना चाहते हो, लेकिन ईमेल आईडी क्या होनी चाहिए, उसमें छिपी हुई होनी चाहिए, ये पूछ रहा है आपसे। तो ईमेल आईडी छिपी हुई होनी चाहिए। आपने अगर उपयोग किया तो जल्दी से बताइएगा मुझे क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों यहाँ पे टू की बात करें तो यहाँ तो जानकारी आती है, जिसको आप मैसेज भेजोगे उसकी जानकारी लिखी जाती है, ठीक है। सीसी में क्या होता है, पहले सीसी की फुल फॉर्म बता देता हूं मैं आपको। कार्बन कॉपी होती है। क्या होती है दोस्तों, कार्बन कॉपी। इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछ ली जाती है। बीसीसी का होता है दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ओके। और ड्राफ्ट में क्या आता है दोस्तों, जो अधूरे मैसेज हो जाते हैं ना, जैसे कि आपने लिख दिए लेकिन भेजे नहीं अभी तक किसी को, तो अधूरे मैसेज आप बोल सकते हो दोस्तों। अधूरे मैसेज यहाँ पे ड्राफ्ट में आते हैं। तो ये पूछ रहा है कि छिपी रहनी चाहिए, मतलब ब्लाइंड रहनी चाहिए, तो बीसीसी होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, बीसीसी में ऐसा होता है, ओके। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। मतलब कई लोगों को एक साथ मैसेज भेजना हो, अगर सभी को आईडी दिखानी चाहिए, देखो अगर दिखानी हो तो आप सीसी का यूज करेंगे। दिखानी है तो किसकी यूज करेंगे दोस्तों, सीसी का। और छिपानी हो ना तो किसका यूज करेंगे आप, बीसीसी का यूज करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की ओर। साइबर सिक्योरिटी। क्या दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। साइबर सिक्योरिटी में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मैंने काफी वीडियोज में आपको ये चीज बताई है फिशिंग अटैक के बारे में। पहला ऑप्शन आ रहा है इंक्रीज इंटरनेट स्पीड, दूसरा आ रहा है स्टील पर्सनल लॉगिन इंफॉर्मेशन, इंस्टॉल एंटीवायरस, या इंप्रूव मोबाइल परफॉर्मेंस। बताइए दोस्तों, फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्या उपयोग होता है भाई फिशिंग अटैक का। तो ये होता है दोस्तों स्टील पर्सनल लॉगिन इंफॉर्मेशन से, ठीक है, ओके। मतलब एक तरीके से संवेदनशील जानकारी चुराता है, ये भी आप ध्यान दे लेना। कई बार लिखा जाता है संवेदनशील जानकारी, संवेदनशील है ना, संवेदनशील, ओके, जानकारी चुराना, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 90 प्रश्न की ओर। 90 प्रश्न है हमारा, डिजिटल पेमेंट में यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। डिजिटल पेमेंट में यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, बताइए दोस्तों। ये फुल फॉर्म है ना भाई, याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि आपकी एग्जाम में एक या दो फुल फॉर्म तो 100%, मतलब एक तो 100% है, हो सकता है दो भी पूछ ली जाए, और दो का मतलब होता है 4 नंबर आपके, ठीक है। 1% 2 नंबर का होगा, दो कितने हुए, 4 के हुए। पेपर में आएंगे 35%, ठीक है। और पास होने के लिए चाहिए आपको कितने परसेंट सही, 14% सही चाहिए। डिजिटल पेमेंट में यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है भाई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, यूनिवर्सल पेमेंट इंटीग्रेशन होता है, यूनिक पे इंटरचेंज होता है, या फिर यूजर पेमेंट इंटरफेस होता है। जल्दी से बताइए दोस्तों, डिजिटल पेमेंट में यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है दोस्तों, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। यदि किसी स्मार्टफोन में बहुत अधिक बैकग्राउंड एप्स चल रही हैं तो किस सिस्टम रिस्टोर का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। भाई आपके पास स्मार्टफोन तो है ना, लेकिन आपने बैकग्राउंड में मान लो बहुत सारी ऐप चल रही है। जैसे मान लो अभी आपने फेसबुक ओपन किया, फिर आपने उसको बंद नहीं किया, ठीक है। उसके बाद तुरंत ही बाद आपने इंस्टाग्राम चला लिया, ठीक है। उसके तुरंत बाद आपने व्हाट्सअप चला लिया, ठीक है। तो ये बहुत सारी आपने लॉन्ग आउट नहीं की, लेकिन ऐसे कैसे ओपन है, ठीक है, रन हो रही है सारी की सारी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो किस सिस्टम का रिसोर्स सबसे ज्यादा उपयोग होता है, बताइए दोस्तों। इस कंडीशन में कौन सा फोन के ऑप्शंस का या सिस्टम का उपयोग ज्यादा होता है, बताइए दोस्तों। कैश मेमोरी का ज्यादा होता है, रैम का होता है, सीपीयू फैन का होता है, या जीपीयू का होता है। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होता है इसमें, कैश मेमोरी, रैम, सीपीयू फैन, या जीपीयू। भाई अगर आपने एक फोन में बहुत सारी ऐप चला रखी है तो फोन का कौन सा सिस्टम यूज हो रहा होता है उस टाइम, मतलब उपयोग होगा या फिर उसके ऊपर लोड होगा पूरा।
तो वो होगा दोस्तों रैम का। किसका होगा दोस्तों? रैम का होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। रैम ऐसी टाइम काम आती है। तो मुझे बताइए 10 में से आपके कितने परसेंट एकदम सही हो चुके हैं? जल्दी बताइए मुझे, 10 में से 10 किसके सही हो चुके हैं भाई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना, 1 मिनट लगेगा आपका। और हाँ, साथ में इस क्लास को उन बच्चों के पास शेयर कर दो अभी जिन बच्चों की एग्जाम है। आपका काम है शेयर करना, जल्दी कीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों 11वें प्रश्न की और 11वां प्रश्न है, किसी प्रकार की या किस प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी में एक मेन सेंट्रल नोड से सभी डिवाइस जुड़ी होती हैं? किस प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी में एक मेन सेंट्रल नोड से सभी डिवाइस जुड़ी होती हैं? रिंग में, मैश में, बस में या स्टार में? बताइए दोस्तों किस में जुड़ी हुई होती हैं? तो वो होती है दोस्तों स्टार में। किस में होती है दोस्तों? स्टार में होती है। STAR में, स्टार में होती है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, कीबोर्ड में या कीबोर्ड पर कंट्रोल ए दबाने से क्या होता है? क्या होता है भाई? तो भाई मैं बात करूं यहां पे कॉपी करने की, तो कॉपी तो क्या दबाने से होता है? कंट्रोल के साथ में सी दबाने से होता है। पेस्ट कब होता है दोस्तों? जब आप कंट्रोल के साथ में वी प्रेस करोगे, वी है ना। और सेलेक्ट ऑल कब होता है भाई? कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करेंगे तब। ओके, तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। कंट्रोल के साथ में ए दबा रहे हैं तो क्या होगा दोस्तों? सेलेक्ट ऑल होगा, सेलेक्ट ऑल। ठीक है, और हिंदी में होता है दोस्तों इसको चयनित, चयनित बोलते हैं। सिलेक्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों? चयनित बोलते हैं। ओके, चयनित। ओके, बड़ी मात्रा लगा लेना नी में, चयनित होता होना एक तरीके से। ओके, सेलेक्ट होना एक ही बात है। तो अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की और 13वां प्रश्न है, MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? लेआउट में जाके ओरिएंटेशन, इंसर्ट में जाके पेज, होम में जाके पैराग्राफ या रिव्यू में जाके व्यू? तो दोस्तों रिव्यू में जाके व्यू नहीं होगा, नहीं होगा। होम में जाके पैराग्राफ ये भी नहीं होगा। इंसर्ट में जाके पेज या लेआउट में जाके ओरिएंटेशन। दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, ए होगा या बी होगा, जल्दी बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। किस किस को लग रहा है बी होगा और किस किस को लग रहा है ए होगा? जल्दी मुझे बताइएगा क्या होगा। उसके बाद इसको समझेंगे थोड़ा सा पेज ओरिएंटेशन को हम। ओके दोस्तों, पेज ओरिएंटेशन जो होता है MS वर्ड में वो दो प्रकार का होता है। एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। ठीक है, पोर्ट्रेट होता है एक तरीके से वर्टिकल पेज और लैंडस्केप होता है दोस्तों एक तरीके से हॉरिजॉन्टल पेज। ठीक है, और ये जो निकलता है दोस्तों इंसर्ट में जाके नहीं मिलता आपको, लेआउट में जाके ओरिएंटेशन होता है। मतलब लेआउट टैब में जाओगे आप तो ए ऑप्शन इज राइट। तो किस किस बच्चे ने यहाँ पे ए दिया था? बी तो गलत होगा, ए सही होगा दोस्तों। तो ए ऑप्शन होगा भाई इसमें। लेआउट में जाके ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे तो वहां से हम पेज का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सा होता है? MS वर्ड की बात करें तो पोर्ट्रेट होता है दोस्तों। कौन सा होता है दोस्तों? पोर्ट्रेट होता है। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्लाउड स्टोरेज का मुख्य लाभ क्या है? क्लाउड स्टोरेज का मुख्य लाभ क्या है? डाटा ओनली वर्क्स ऑफलाइन, डाटा एसेसिबल एनीवेयर विद इंटरनेट, नो लॉगिन रिक्वायर्ड या इंटरनेट स्पीड इंक्रीज? देखो क्लाउड स्टोरेज को सीधी सिंपल भाषा में समझाता हूं मैं। इसमें जो डाटा स्टोर होता है ना वो ऑनलाइन डाटा स्टोर होता है। ऑनलाइन आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे इसके लिए एक फीचर दे देता हूं मैं आपको, गूगल ड्राइव। क्या दे देता हूं दोस्तों? गूगल ड्राइव। ठीक है, एक गूगल ड्राइव है और गूगल ड्राइव के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं डाटा। जैसे मान लो कोई मूवी आपने डाल दी उसके अंदर, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट आपने डाल दिया, ठीक है, कोई इमेज आपने डाल दी और ये आराम से स्टोर हो जाती है। और बात करें दोस्तों गूगल ड्राइव जो होती है 15 GB तक फ्री रहती है। ओके, गूगल ड्राइव की बात करें तो इसके बाद में अगर आप यूज करते हो तो परचेज करनी पड़ेगी। लेकिन बात यह कि क्लाउड स्टोरेज में आप ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से आप इंटरनेट के द्वारा डाटा स्टोर कर सकते हैं और ये एक तरीके से सॉफ्टवेयर ही होता है मान लो, जिसमें इंटरनेट के द्वारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप मेमोरी कार्ड में स्टोर करते हो ना, वैसे इंटरनेट में कर सकते हैं। लेकिन इसका फायदा है कि आप अपनी आईडी जिसके फोन में भी खोलोगे ना, उसी के फोन में वो डाटा जो आपने स्टोर किया था ना वो दिख जाएगा आपको। ठीक है, मतलब ये नहीं जैसे मान लो एक पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव तो आप घर पे भूल गए तो आप कहीं गए मान लो तो आप डाटा स्टोर मतलब निकाल कैसे सकते हो? नहीं निकाल सकते। लेकिन मान लो आपके घर के फोन में एक ईमेल आईडी लगाई आपने, वहां डाटा आपने स्टोर कर दिया उस फोन में तो, लेकिन अब मान लो आप कहीं चले गए, ठीक है, तो वहां जाकर के किसी और के फोन में भी आप ईमेल आईडी लगा करके अपने उस डाटा को वापस देख सकते हो आप आराम से। ठीक है, तो इसमें आएगा डाटा एसेसिबल एनीवेयर विद इंटरनेट। अगर इंटरनेट की सुविधा है तो आप डाटा को कहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इस समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ठीक है,
अगला सवाल है हमारा दोस्तों यहाँ पे, किस प्रकार का वायरस खुद को दूसरे प्रोग्राम में अटैच कर लेता है? किस प्रकार का वायरस आपको खुद को मतलब किस प्रकार का वायरस खुद को दूसरे प्रोग्राम में अटैच कर लेता है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो खुद को दूसरे प्रोग्राम में एक तरीके से अटैच कर लेता है या सम्मिलित कर लेता है, एक तरीके से जोड़ लेता है खुद को? ठीक है, जल्दी बताइएगा। तो देखो मैं आपको समझा देता हूं, ये चारों वैसे वायरस ही है। पहला भी वायरस है, टॉर्जन भी वायरस है, लेकिन ये कैसे कैसे काम करते हैं। जो वर्म होता है दोस्तों, ये क्या काम करता है? ये क्या करता है, खुद ब खुद, मतलब खुद ब खुद बोल सकते हैं इसको हम, कि अपने आप खुद ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, लिख लेना इसको, दूसरे कंप्यूटर में लिखा सकता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट के जरिए कौन सा वायरस फैलता है? खुद ब खुद, मतलब स्वयं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, है ना, इंटरनेट के जरिए, इंटरनेट या लैन केबल के जरिए, ठीक है, लैन के जरिए फैलता है। सवाल आएगा, ऐसा कौन सा वायरस है जो खुद ब खुद एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, ठीक है, इंटरनेट के जरिए या लैन के जरिए फैलता है? तो वो होता है वर्म। टॉर्जन क्या काम आता है भाई? टॉर्जन किस तरीके से फैलता है? तो टॉर्जन फैलता है एक तरीके से, आपको एक आकर्षक सॉफ्टवेयर दिखाएगा, मतलब बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर का आइकन दिखा देगा आपको। आप चाहोगे इसको डाउनलोड कर लेता हूं मैं, ठीक है, और आपको धोखे से वो डाउनलोड कर लेते हैं, धोखे से क्लिक कर लेते हैं, एक तरीके से क्या कर लेते हैं दोस्तों, क्लिक कर लेते हैं, और क्लिक करके आप इंस्टॉल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों? इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये वैसे फैलता है, मतलब टॉर्जन कब फैलता है? जब आपको एक ऐसा आकर्षक ऐप दिखाई देगा कि यार इसको डाउनलोड करना ही पड़ेगा, मुझे कर लेता हूँ, ठीक है, और जब आप क्लिक कर लेते हो धोखे से, वो धोखा हो गया आपके साथ में, जैसे क्लिक कर लेते हो आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है और ये फिर अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। ये फाइल जो इन्फेक्टर है, ये कैसे फैलता है दोस्तों? ये एक तरीके से मान लो एक प्रोग्राम फाइल से जुड़कर फैलता है, एक प्रोग्राम फाइल से जुड़ करके फैलता है। जैसे मान लो एक पेन ड्राइव है और उसमें कोई फाइल आपने ले ली अपने कंप्यूटर में, तो उस फाइल के साथ साथ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये प्रोग्राम को अटैच कर लेता है, उसके साथ में आपके पास में आ जाएगा, आपके कंप्यूटर में आ जाएगा और फिर ये अपना काम शुरू कर देता है। और वायरस क्या काम शुरू करते हैं भाई? बेकारी काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है दोस्तों? प्रोग्राम में अटैच कर लेता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा दोस्तों? सी ऑप्शन होगा, कि किस प्रकार का वायरस खुद को दूसरे प्रोग्राम में अटैच कर लेता है या दूसरे प्रोग्राम में अटैच होकर के फैलाता है। तो वो होता है दोस्तों फाइल इन्फेक्टर, ठीक है। स्पाईवेयर क्या होता है? ये एक तरीके से छुपा रुस्तम होता है दोस्तों, छिप करके आता है। ये किसके आता है दोस्तों? छिप करके आता है। और छिप करके कैसे आएगा? जैसे मान लो आप टॉर्जन हॉर्स यहाँ पे कोई ऐसा ऐप डाउनलोड कर रहे हो जो एक तरीके से आकर्षक दिखाई दे रहा है, क्लिक कर दिया, इंस्टॉल कर लिया, ये वायरस तो आ गया, लेकिन साथ में इसी के साथ में छिप करके कौन सा आ जाएगा दोस्तों? स्पाईवेयर भी आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर यहां तक का। तो सवाल आएगा कि ऐसा वायरस जो किसी ऐप के द्वारा इंस्टॉल किए जाने पर फैलता है तो टॉर्जन होता है, ठीक है। ऐसा वायरस जो किसी फाइल के साथ जुड़ करके आता है, फाइल इन्फेक्टर कहलाता है। ऐसा वायरस जो खुद ब खुद एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट के जरिए फैलता है, वो होता है दोस्तों वर्म। कौन सा होता है दोस्तों? वर्म होता है, ठीक है। ऐसा वायरस जो छिप करके फैलता है उसे कहते हैं दोस्तों स्पाईवेयर। उम्मीद करता हूं 15वां प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप जो लिख रहा हूं उस पर ध्यान मत दो, जो मैं बोल रहा हूं ना उस पर भी आपको ध्यान देना है अच्छे से, क्लियर यहां तक का। और लिख लीजिए एक तरीके से, स्टॉप कर लीजिए वीडियो को और फिर आराम से लिखो, क्योंकि यहां से किसी भी वायरस का पूछा जा सकता है। एक वायरस इनमें से आ सकता है आपके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है सवाल, क्लियर यहां तक का। ओके, कई बच्चे ये सोचते हैं कि भाई जो प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूं वो एकदम ऐसे कैसे सेम टू सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो मैं समझा रहा हूं ना, जैसे मान लो ये प्रश्न है, ये प्रश्न नहीं आया मान लो, और सवाल पूछ लिया जाता है टॉर्जन से, तो ये तो मैंने समझा दिया ना, इसमें फाइल इन्फेक्टर से पूछ लिया जाता है, स्पाईवेयर से पूछ लिया जाता है, वर्म से पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि वर्म क्या करता है। ओके, तो ऐसे आपको चार ऑप्शन जो मैंने समझाए उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो क्लास को अच्छे से देखनी है आपको, ठीक है, और समझ के हर एक क्वेश्चन को देखना है, क्लियर है तक का। और जो चीज आपको लगे कि यार ये तो थोड़ी कठिन चीज है, तो उसको आप एक तरीके से नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप इस चीज को भी। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। यदि किसी कंप्यूटर में रैम कम हो, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कम हो, और यूजर एक साथ भारी एप्लीकेशन जैसे क्रोम हो गया, एक्सेल हो गया, वीडियो एडिटर हो गया चला दे, तो सबसे पहले कौन सी समस्या दिखाई देगी? सीधी सी बात है, अगर मान लो आपके कंप्यूटर में रैम कम है, ठीक है, रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, कम है और यूजर एक साथ में
मतलब पहले क्रोम चला दिया आपने, उसके बाद में आपने एक्सेल को ऑन कर दिया, फिर आपने कोई वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर को ऑन कर दिया, मतलब 3-4 ऐप एक साथ चला देता है, ठीक है। तो कौन सी समस्या सबसे पहले आएगी? आपके साथ में आई क्या? आपके कंप्यूटर में मान लो रैम बहुत कम है, तो आपके साथ में क्या समस्या आई है? क्या क्या समस्या आई है? स्लो बूटिंग की, या सिस्टम हैंगिंग और फ्रीजिंग की, प्रिंटर नॉट वर्किंग की, मॉनिटर फ्लिकरिंग की? बताइए दोस्तों कौन सी समस्या आएगी? दोस्तों एक तरीके से जब आपके फोन मतलब कंप्यूटर में रैम कम है और आपने क्रोम भी चला दिया, मतलब इंटरनेट चला दिया आपने, साथ में आपने एक्सेल का यूज कर रहे हो, आप वीडियो एडिटर का कर रहे हो, एमएस वर्ड का भी साथ में कर दिया, तो फिर आपका सिस्टम थोड़ा सा धीरे काम करेगा। सिस्टम क्या हो जाएगा दोस्तों? हैंगिंग हो जाएगा और रुक रुक के काम करेगा, मतलब स्थिर हो जाएगा, फ्रीजिंग की तरह करेगा, ठीक है, और बहुत स्लो काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन, स्लो हो जाएगा एक तरीके से। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्लो हो जाएगा। तो सिस्टम हैंगिंग और फ्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सिस्टम हैंगिंग एंड फ्रीजिंग हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। सिस्टम क्या हो जाएगा? हैंगिंग एंड फ्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर है तक का? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 16वां हो गया। अब चलते हैं 17वें की ओर। तो भाई क्लास कैसी लग रही है आपको? उम्मीद करता हूं अच्छी लग रही है, और जो मैं समझा रहा हूं वो कैसा लग रहा है वो तरीका आपको ये बताना मुझे, ठीक है। आप ये चाहते हो कि सिर्फ मैं क्वेश्चन पे टिक करके आगे बढ़ जाऊं तो क्लास जल्दी पूरी हो जाएगी। आप चाहते हो कि मैं एक एक चीज को समझाऊं आपको तो क्लास थोड़ा धीरे पूरी होगी, लेकिन आपको बड़ी आसानी से हर एक चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ब्राउजर हिस्ट्री क्लीन करने का क्या लाभ है? आपने भी अपनी ब्राउजर हिस्ट्री क्लीन की होगी दोस्तों, तो वो क्यों करते हैं, क्या लाभ होता है उसका? इंटरनेट स्पीड डबल हो जाती है, कंप्यूटर रिस्टार्ट्स ऑटोमेटिकली, या फिर रैम इंक्रीज हो जाती है, या प्राइवेसी एंड स्टोरेज इंप्रूव हो जाती है? जल्दी बताइए दोस्तों क्या होता है इसका लाभ? तो इसका हो जाता है दोस्तों प्राइवेसी एंड स्टोरेज क्या हो जाती है दोस्तों? आपकी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन। ओके, तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की, और 18वां प्रश्न है स्प्रेडशीट में डाटा वैलिडेशन का उपयोग क्यों किया जाता है? स्प्रेडशीट में डाटा वैलिडेशन का उपयोग क्यों किया जाता है भाई? चेंज कलर्स, सेल कलर, या फिर रिस्ट्रिक्ट यूजर टू एंटर ओनली वैलिड डाटा, या क्रिएट चार्ट्स, या रिमूव डुप्लीकेट्स? बताइए दोस्तों स्प्रेडशीट में डाटा वैलिडेशन का उपयोग क्यों किया जाता है? बताइए दोस्तों। इसलिए किया जाता है भाई कि भाई मान लो मैंने यहाँ पे एक, ये मेरे पास में क्या है, कॉलम है, 2 कॉलम मेरे पास में, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मोबाइल नंबर आने चाहिए और यहाँ पे नेम आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे बोल दूंगा कि मैं टेक्स्ट लिखे आने चाहिए, अगर नंबर यूज करोगे तो नहीं लिखे जाए। यहाँ पे अगर मान लो मोबाइल है, मैं इसमें फिल कर देता हूँ, मतलब डाटा वैलिडेशन कर देता हूँ कि भाई 10 डिजिट तक के यहाँ पे नंबर आने चाहिए, 11वां नहीं आना चाहिए, तो वैसे ही आएगा। और आप जैसे 9 डिजिट का भरोगे तो नहीं आएगा। तो एक तरीके से क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है यूजर्स को टू एंटर ओनली वैलिड डाटा, मतलब जो डाटा मांगा जाता है आपसे उसी को भरना पड़ेगा, एडवांस आप नहीं भर सकते, या फिर फालतू का डाटा आप नहीं भर सकते। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें सवाल की ओर। उम्मीद करता हूं 19वां आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो 19वां जो सवाल है दोस्तों हमारा ये है कि कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में परमानेंट डाटा स्टोरेज देता है? कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में परमानेंट डाटा स्टोरेज देता है? रैम का, चेस का, या कैश का जो बोलो आप, हार्ड डिस्क या एसएसडी का, या रजिस्टर का? परमानेंट, देखो यहाँ बात करें दोस्तों, परमानेंट की बात करें मतलब स्थायी। कौन दोस्तों? स्थायी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो स्थायी मतलब रैम क्या होता है? अस्थायी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो बोलते हो आप, अस्थायी होता है। कैश भी क्या होता है दोस्तों? अस्थायी होता है, अस्थायी, ठीक है। रजिस्टर भी क्या होता है दोस्तों? अस्थायी होता है। तो ये कौन सा होता है भाई स्थायी? कौन सा यहाँ पे? हार्ड डिस्क क्या है दोस्तों? स्थायी है। एसएसडी या हार्ड डिस्क क्या है दोस्तों? स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सी ऑप्शन आपने कर दिया होगा। मैंने एक चीज समझा दिया आपको, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पूछ कौन सा रहा है? परमानेंट पूछ रहा है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर। आज का अंतिम सवाल है 20वां। इंटरनेट पर डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? इंटरनेट के डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? HTTP करता है, URL करता है, ISP करता है, या DNS करता है? दोस्तों यहाँ पे अगर मैं कन्वर्ट करने की बात करूं तो वो करता है दोस्तों DNS। अब DNS का पूरा नाम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। ओके, ISP का क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होगा दोस्तों? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा। यूआरएल का पूरा नाम क्या होगा भाई? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होगा भाई? यूनिफॉर्म रिसोर्स
लोकेटर। क्या होगा दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। और HTTP का पूरा नाम क्या होगा? अगर किसी को आता है तो जल्दी से मुझे बताइएगा। HTTP का पूरा नाम क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, ठीक है। राइटिंग में मत जाना, बोल रहा हूं उसको लिख लेना बस तुम तो, ठीक है। तो दोस्तों ये 20वें प्रश्न का आंसर आपको दे दिया जाएगा कि DNS होता है जो यहाँ पे कन्वर्ट करता है। IP का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो आपने यहाँ तक क्लास देखी, मतलब 20 क्वेश्चन तक अगर आप आए तो मैं मानता हूँ कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो और बहुत एग्जाम के प्रति बहुत लगन से तैयारी कर रहे हो। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके दोस्तों, क्लास कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएंगे, ठीक है। और हमारा लक्ष्य क्या रहेगा दोस्तों? पूरे 35 में से 35% सही करके आने का है, ठीक है। तो इसलिए आपको पूरी क्लास देखनी होगी। किसी भी एक क्लास के ऊपर ये मत कहना कि सर इसी क्लास में सारा कुछ आएगा, क्या नहीं। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ और मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपको पास करवाने की, मतलब पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ। साथ में जो ये फुल फॉर्म्स है ना भाई, ये फुल फॉर्म्स आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है। तो इनको लिख लेना कॉपी के अंदर, आराम से याद हो जाएंगी जिससे। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, एक बहुत और भी बढ़िया क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिएगा, ठीक है। और जाते जाते आपसे एक सवाल पूछ लूं क्या? तो जाते जाते आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1, मतलब एक ही पूछूंगा, ज्यादा नहीं। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं जाते जाते। इस क्लास से मैंने बताई थी आपको एक फुल फॉर्म, ठीक है। मुझे बताइए SSD का पूरा नाम क्या है? SSD का पूरा नाम क्या है? मैंने बताई थी आपको, अगर आपने देखा हो तो इसी क्लास में बता रखी है। कोई ये मत बोलना कि हमको नहीं आती है, भाई मैंने बता रखा है पूरा नाम क्या है। SSD का पूरा नाम क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। ऑप्शन में आपको दे नहीं रहा, सीधा पूरा नाम लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर, जिससे मुझे ये भी पता लग जाएगा कि आप यहाँ तक पूरी क्लास देख चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं मेरे से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ पसंद आया होगा क्लास में, मतलब पसंद क्या समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, बाय।